हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 25 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई अपने अभ्यास के लिए अभ्यास महल जाता है, जहां पर महाराज के साथ साथ उनका पूरा परिवार वांगई से मिलने आता है। अब देखते हैं आगे। जब महाराज ने सबको ठीक से खड़े रहने का आदेश दिया, तब वांगई ने देखा कि आज राजकुमार अपने असली अवतार में सामने आए हैं। राजकुमार झांशियान ने आसमानी रंग का चोगा पहना हुआ था, जिस पर सुनहरे धागे से फुलकारी की हुई थी। बाल आधे ऊपर बांधे हुए थे, कसे हुए चौड़े कंधों के साथ पतली कमर। वांगई ने एक नज़र भर के अपने होने वाले पति को देखा, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, वांगई ने नज़रें झुका ली। उसके दूध जैसे सफ़ेद चेहरे पर गुलाबी चमक आ गई। नटखट झानांग के लिए तो एक सुनहरा मौका था। उसने वांगई को चिढ़ाते हुए कहा, साओ जी, आप होश में तो हो? कहीं मेरे भाई को देखकर आपके होश तो नहीं उड़ गए? वैसे आसाद तो ऐसे दिख रहे हैं कि वांगई की खूबसूरती से मैं अपने होश खो दूंगा। झांशियान बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था जैसे वांगई की बात निकलते ही झांशियान का प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाला मोड अपने आप ही ऑन हो गया। वैसे ये बात सुनकर वांगई सच में शर्मा गया। वो करता भी क्या? उसका होने वाला पति उसके लिए इतना बन ठन कर तैयार होकर आया है। वो खुलेआम उसकी तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने दिल को कैसे संभाले? झानांग गुस्सा होकर पैर पटकते हुए बोला, आप तो हमेशा अपनी पत्नी की ही तरफदारी करोगे। महाराज को ये प्यारे से नोक-झोंक देखकर बहुत हंसी आ रही थी। तुम भी ऐसा ही करोगे जब तुम्हारी पत्नी आएगी, महाराज ने हंसते हुए कहा। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि झांशियान और वांगई एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते हैं। अब शर्माने की बारी झांशियान की थी, क्योंकि उसे रंगे हाथों उसके पिता ने जो पकड़ लिया था। झानांग ने कहा, अब भैया को देखो, उनके चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? झांशियान ने बस अपनी गर्दन झुका ली। और इधर वांगई बड़ा खुश हो रहा था कि झांशियान उसके लिए बोल रहा है। उसने शर्माते हुए कहा, मेरा मतलब है कि राजकुमार बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसने सबकी तरफ तेज़ नज़र से देखते हुए कहा, क्या आप सब मानते हो? उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी साफ थी कि किसी की आत्मा को भी सच बोलने पे मजबूर कर दे। यहाँ तक कि महाराज और कॉन्क्यूवाइन सिंह भी हाँ में सिर हिला रहे थे। मैं तो मानता हूँ। अब महाराज भी एक बच्चे बन गए थे। तभी एक कुमार उछलता हुआ बोला, इन्होंने कहा कि वो खूबसूरत है। उसने झांशियान की तरफ इशारा किया, फिर वांगई की तरफ इशारा करके बोला, आपने कहा कि ये आकर्षक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो चाय नाश्ता हमारे लिए मंगवाया है वह सब कुछ बेकार चला जाएगा। मुझे लगता है जिन लोगों की शादी होने वाली होती है उनमें अपने आप ही धीरज आ जाता है और शर्म पानी पीने चली जाती है। झानांग खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला। वैसे वो थोड़ा गुस्से में भी था, क्योंकि वांगई लगभग उसी की उम्र की थी। वो उसे बहुत चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उसका हर बार बेकार जा रहा था। वो चाहता था कि वांगई उसकी बातों पर ध्यान दे, उसके साथ खेले, क्योंकि वांगई बाकी की राजमहल की लड़कियों की तरह नहीं थी, जो बस गुड़ियों की तरह सज धज कर अपने पति का इंतज़ार करती रहती है, उन्हीं के बारे में बातें करती रहती है और एक दूसरे से जलती रहती है। वांगई काफ़ी साफ दिल की थी, इसलिए वो उसका सच्चा दोस्त बनना चाहता था। उसे बहुत अच्छा लगता था कि उसके भाई को एक अच्छी लड़की मिली है, जो दिखावे पर नहीं असलियत पर यकीन रखती है। ऐसे सावजी को कौन जाने देगा, खासकर तब जब उसके पास चिढ़ाने का पूरा पूरा हक है। और आज तो उसे चिढ़ाने वाले बड़े कीड़े ने काट लिया था। वैसे उसकी माँ शिंगार हमेशा से ही घर में शांति बनाए रखती थी, जब भी बच्चों में झगड़ा होता था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर झानांग के सर पर चपेट मारी, ताकि उसके सिर पर चढ़ा चिढ़ाने वाले कीड़े का नशा उतर जाए। वैसे वो चपेट तो हल्की सी थी, लेकिन झानांग तो पूरा नौटंकीबाज था। आउच! उसने जोर से कहा। कॉन्क्यूवाइन सिंह ने इशारों में कहा, लड़ाई बंद करो। वैसे झानांग को अपने पिता से ज़्यादा माँ से डर लगता था, क्योंकि एक बार वो रो धो कर अपने पिता को तो मना लेगा, लेकिन उसकी माँ ज़बान की पक्की है। अगर वो चिढ़ जाए तो झानांग को भगवान भी नहीं बचा सकते। झानांग बस पाउट करके चुप बैठ गया। महाराज ने वांगई की तरफ मुड़कर कहा, आज का तुम्हारा अभ्यास कैसे रहा? वांगई ने मैडम वेन की तरफ मुड़कर देखा और मुस्कुराकर कहा,
शायद मैडम वेन आपको ठीक से बता सकती है। महाराज ने मैडम वेन की तरफ मुड़कर कहा, तो आज का इसका अभ्यास कैसे रहा? मैडम वेन हड़बड़ाकर बोली, ये तो काफ़ी अच्छी बच्ची है। इसे ठीक से बैठना आता है और राजमहल के सभी नियम भी इसे मुंह ज़बानी याद है। दरअसल कुछ समय पहले जहान शियान चुपके से अपनी होने वाली पत्नी का अभ्यास देख रहा था। तभी जहान आंग उससे आकर मिला। वो दोनों चुपके से खिड़की से देखने लगे। उन्होंने देखा कि वांगई की जगह मैडम वेन सिर पर 5 किताबें संभाले हुए हैं। तो जहान आंग जहान शियान के पास बुदबुदाया, भाई आपकी पत्नी का तो जवाब नहीं। मैंने सुना है आज तक मैडम वेन से किसी ने भी पंगा नहीं लिया है। तो जहान शियान ने भी गर्व से कहा, वो तो है, उसके जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। अगर ये दोनों भाई कोई खिचड़ी पका रहे हैं और वो बात महाराज तक न पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज भी तुरंत अपने बेटों के साथ मिलकर वांगई को देखने के लिए आए, क्योंकि महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मैडम वेन कोई आम औरत नहीं है। इसलिए इस वक्त वांगई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो मैडम वेन से जाकर मिलेंगे और वांगई का हालचाल पूछेंगे तो मैडम वेन उसे ज़्यादा सताएंगी नहीं। इसका मतलब वांगई ने पूरा अभ्यास कर लिया और वो पास हो गया। महाराज की आवाज़ शांत थी, लेकिन कोई भी उस शांति से भी खौफ खा जाए। हाँ, वो काबिल है, इसलिए उसे और अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। मैडम वेन तुरंत अपनी बात पूरी करके इस विषय को जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहती थी। वो जानती थी वांगई कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। उनकी माने तो वांगई को वो दोबारा अभ्यास महल में कदम तक ना रखने दे। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब है वांगई का अभ्यास ख़त्म हो गया है। तो चलो फिर सभी दोपहर का भोजन करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जानांग को बहुत भूख लगी होगी। वैसे तो जानांग पहले से ही गुस्सा था, पाउट कर रहा था, और अब पिता ने भी उसका बहाना दे दिया। उसे तो ऐसा लग रहा था ये सभी घर वाले उसे बच्चा बनाकर ही छोड़ेंगे। वांगई ने जानांग की तरफ देखा, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। इसके बाद महाराज के आदेश पर सभी लोग लिन्हुआ महल चले गए, क्योंकि महाराज इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि वांगई ठीक से रह रही है। कॉन्क्यूबाइन सिंह को लिन्हुआ महल का वातावरण बहुत पसंद आया। उन्होंने इशारों में वांगई से कहा, यह जगह तो बहुत शांत है। वांगई, क्या ये तुम्हें पसंद है? वांगई ने भी इशारों में जवाब दिया कि उसे यह जगह बहुत पसंद है। ये उसके शोध के लिए सही जगह है। ये शांति उसे शोध और दवाई ढूंढने में मदद करेगी। तभी शिंगर रुक गई। उनके पीछे उनका पूरा काफिला भी रुक गया। महाराज जानते थे कि शिंगर कुछ बात करना चाहती थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। महाराज ने आगे बढ़कर वांगई से कहा, वांगई, शिंगर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती है। तुम कामयाब हो या ना हो, लेकिन तुमने हमारे लिए दिल से कोशिश की, यही हमारे लिए काफ़ी है। वैसे सभी जानते थे कि ज़ैन पर्वत में कोई ना कोई तो राज ज़रूर छुपा है। सभी ये बात जानते तो थे, लेकिन किसी ने भी आज तक इसका सबूत नहीं देखा था। महाराज ने कॉन्क्यूबाइन सिंह का इलाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी उनका सामना ज़ैन पर्वतवासियों से नहीं हुआ। इसीलिए उनके दिल में ये आशा थी कि अगर वांगई के हाथों से होना है तो यही सही, लेकिन बस कॉन्क्यूबाइन सिंह का इलाज हो जाए। वांगई ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं चाहती कि मैं शुरुआत करने से पहले ही हार जाऊं। इसलिए सबसे पहले तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकूं। वांगई को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके ससुर जी को उस पर भरोसा नहीं है। महाराज ने हंसकर वांगई की टांग खींचते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें ज़्यादा थकाना तो नहीं चाहता, इसलिए तुम अपनी मर्जी से काम करो, वरना तुम्हारी थकावट का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया जाएगा। वैसे महाराज की बात भी सच थी। झांशियान को अभी से ही डर लगने लगा था कि वांगई कहीं खोजबीन में इतनी व्यस्त न हो जाए कि वो झांशियान को ही भूल जाए। वांगई को महाराज का चिढ़ाना समझ आ रहा था। उसने शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया। झांशियान तो दूसरी तरफ टमाटर की तरह बिल्कुल लाल पड़ चुका था। वांगई ने शर्माते हुए कहा, मैं खुद का भी ख्याल रखूंगी, इसलिए महाराज परेशान न हो। महाराज ने खुश होते हुए कहा, हमारे परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे लिए इतनी मायने रखती हो। वांगई ने प्रणाम करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वांग वांग कहते हुए तभी एक चब्बी सा लड़का
किचन से बाहर दौड़ा। जिंगे ने देखा वो और कोई नहीं, वेनिंग था। तीसरे राजकुमार ने वेनिंग को आज का खाना लिनहुआ महल में भेजने के लिए बोला था। वेनिंग को पता नहीं था ये सब आसपास चल क्या रहा है, लेकिन जब उसने महाराज को देखा तो वो हड़बड़ा गया। उसने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम कॉन्क्यूबाइन सिंह। प्रणाम तीसरे और चौथे राजकुमार। महाराज ने वेनिंग के प्रणाम का स्वीकार करके उसे खड़े होने के लिए कहा। वेनिंग मुस्कुराकर वांगी की तरफ मुड़ा। उसने ब्लिंक करते हुए वांगी को देखकर कहा, राजकुमारी लान, काफ़ी समय बाद आपसे मिलना हुआ। वांगी ने वेनिंग के प्रणाम का स्वीकार किया। तभी जिंगई वेनिंग की तरफ मुस्कुराकर बोला, कैसे हो वेनिंग? था तो ये इशारा, लेकिन किसी किसी की नज़रों से छूटा नहीं। महाराज को अंदेशा तो हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। वो कब से देख रहे थे। उनका लाडला बेटा मुस्कुराए ही जा रहा था और इधर दोनों के खास रोकरों में इशारेबाजी चल रही है। झांशियान को भी अपने पिता का चेहरा पढ़ना आता था। वो जानता था उसके पिता कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ देख नहीं रहे या समझ नहीं रहे। इसका मतलब है कि वो झांशियान को मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। अगर गलती की हो तो गलती मानने का। अगर कोई सम्मान के लायक काम किया हो तो भी वो खुले दिल से बता सकता है। यही उसने बचपन से अपने पिता से सीखा था। लेकिन उसे ये भी डर था कि उसके पिताजी वांगई के बारे में क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वांगई लड़कों के भेष में रास्तों पर घूम रही थी। क्या तब भी वो उसे अपना पाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वांगई और झांशियान ने एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन साथ में बिताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हो सके तो मेरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिए ताकि मेरी इंस्पिरेशन बनी रहे। वांगशन बबल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनते रहिए, सुनाते रहिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।